गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर कंपनी लॉ का, कल मैंने आपको बताया था कंपनी लॉ के तहत काइंड्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी में वेरियस टाइप की बहुत सारी कंपनी होती है। कितने प्रकार की कंपनी होती है आज हम उसकी स्टडी करेंगे। कल मैंने आपको दो प्रकार की कंपनी बताया। नंबर फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन, और सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आज थर्ड नंबर की जो कंपनी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सदस्यों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार की कंपनी हो सकती है, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे पहले आती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी। तो हम पहले करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी दत्त अंश पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए होती है, जिसमें 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और वो अपने अंशों का या ऋण पत्रों का हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं रखते। ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी कहते हैं। ठीक है, यहां पे 3 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। जो अपनी अंश पूंजी की दत्त राशि कम से कम 1 लाख रुपए रखती हो, दूसरा अपने सदस्यों की संख्या 200 तक के सीमित करती हो, और तीसरा अपने ऋण पत्रों या अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार नहीं रखती हो। ऐसी कंपनी को हम निजी कंपनी कहते हैं। क्लियर? और सेकंड आता है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है, इसको आप पब्लिक कंपनी कह सकते हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो अपनी अंश पूंजी की दत्त राशि कम से कम 5 लाख रुपए रखती है, जिसको अपने अंशों और ऋण पत्रों का ट्रांसफर करने का अधिकार रहता है, हस्तांतरण करने का अधिकार रहता है, और तीसरा जिसके सदस्य कम से कम मिनिमम 7 मेंबर रहते हैं, मिनिमम 7 मेंबर रहते हैं, और अधिकतम की कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसी कंपनी को हम सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी कहते हैं। क्लियर? और इसमें तीसरे नंबर की कंपनी आती है एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वही कंपनी है जो अपना एक विच्छिन्न अधिकार रखती है, अपनी एक अलग अस्तित्व रखती है, जिसमें एक ही व्यक्ति उस कंपनी का ऑनर होता है। सारे शेयर उस सिंगल पर्सन के पास होता है, उसको हम एक व्यक्ति कंपनी कहते हैं। क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी का निर्माण। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कंपनियों का। ठीक है, उस पे कौन कौन सी कंपनी आती है ये देखते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी आती है, जिसको हम कहते हैं सूत्रधारी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंतर्गत कम से कम एक सहायक कंपनी होती है, और उस सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी अपना कंट्रोल करती है। उस सहायक कंपनी की 51% शेयर वो अपने पास रखती है। तो ऐसी कंपनी को हम सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी
कई सहायक कंपनी होती है, उसको आप होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर आता है इसमें सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो सहायक कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी अपने से बड़े कंपनी के नियंत्रण में अपना कार्य करती है और अपने पास के जितने भी शेयर हैं उसका 51% शेयर वो अपनी सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी के पास रहती है और उनका पूरा नियंत्रण किसी बड़ी कंपनी जो उनकी सूत्रधारी कंपनी है, जो उनकी होल्डिंग कंपनी है, उनके पास रहती है, उसको हम सहायक कंपनी कहते हैं। क्लियर। और थर्ड नंबर आता है सहचरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ऐसी भी कंपनियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूत्रधारी कंपनी वो है जो अपने अंडर में सब्स्टिट्यूट कंपनी रखती है, सहायक कंपनी रखती है और अपना कंट्रोल करती है। सहायक कंपनी वो होती है जो सूत्रधारी कंपनी के अंतर्गत रहती है और अपना पूरा कंट्रोल करने का अधिकार उनको देके रखती है, ये सहायक कंपनी हो। लेकिन एक तीसरे नंबर की कंपनी आती है जिसको हम हिंदी में सहचरी कंपनी और इंग्लिश में एसोसिएट कंपनी कहते हैं। तो ऐसी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी बड़े कंपनी के कंट्रोल में अपना काम करती है, बड़े कंपनी के कंट्रोल में अपना काम करती है और अपने शेयर का सिर्फ 20%, अपने शेयर का 20% शेयर अपने सूत्रधारी कंपनी के पास रखती है या अपनी से बड़ी कंपनी जिसके कंट्रोल में वो कार्य करती है उसके पास रखती है, उसको हम सहचरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया कंट्रोल के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पे कंपनियां। कंट्रोल के आधार पे कितनी कंपनी होती है? 3 कंपनियां, होल्डिंग कंपनी, सब्स्टिट्यूट कंपनी और एसोसिएट कंपनी। क्लियर। अब नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का क्या वर्गीकरण किया गया, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम सरकारी कंपनी भी कहते हैं। सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें केंद्रीय सरकार का या फिर स्थानीय राज्य सरकार का कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। 51 शेयर अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो वैसी कंपनियों को हम सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा गैर सरकारी कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो सरकारी कंपनी नहीं होती, उसको हम गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। तो सरकारी कंपनी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या यहां पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सरकारी कंपनी की शेयर 51% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ऐसी कंपनियों को हम सरकारी कंपनी कहते हैं। ठीक है। और गैर सरकारी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी। क्लियर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। ठीक। नंबर 6 आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण, राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला कंपनी का नाम आता है देशी कंपनी, इंडियन कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन कंपनी कौन?
या हम किसको इंडियन कंपनी कह सकते हैं, किसको इंडियन कंपनी मान सकते हैं? तो इंडियन कंपनी वो कंपनी है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर हमारे देश में हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका सीमा पार्षद नियम, सीमा अंतर नियम सब भारतवर्ष के अंदर हुआ, वो देशी कंपनी कहलाएगी। क्लियर? वो कंपनी देशी कंपनी कहलाएगी। अब देशी कंपनी में कई प्रकार की कंपनियां होती हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है बैंकिंग कंपनी का। बैंकिंग कंपनियां वो है जो मुद्रा का, ऋण पत्रों का या किसी साख का कार्य करती है, उसको हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। बैंकिंग कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत गठित तो होती है, लेकिन उसका सारा कंट्रोल, उसके सारे नीति और निर्देश बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत होता है। वो बैंकिंग कंपनी कहलाती है। क्लियर? सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी। बीमा कंपनी वो कंपनी है जो किसी प्रकार का बीमा का काम करती है, लोगों के बीमा का, किसी वस्तु के, किसी सामान के बीमा का कार्य करती है, उसको हम बैंकिंग बीमा कंपनी कहते हैं। तो ये बीमा कंपनी भी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत गठित की जाती है, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन फॉलो कैसे होता है? इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 के तहत इसका कंट्रोल होता है। कंपनी बनती तो है भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत, लेकिन इसका सारा कंट्रोल, सारा इसका डायरेक्शन, सारी इनकी पॉलिसियां इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 के तहत होता है। ठीक है? तो उस कंपनी को हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। थर्ड नंबर आता है धर्मार्थ कंपनी, चैरिटेबल कंपनी। हमारे देश में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम धर्मार्थ के लिए, समाज और लोगों की सहायता के लिए ऐसी कंपनी का निर्माण करते हैं। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसी कंपनी का गठन नहीं होता। ये सोसाइटी की हेल्प करने, सोसाइटी की सेवा करने के उद्देश्य से ऐसी कंपनी बनती है। जैसे खेलकूद की कोई कंपनियां हो, खेलकूद का सामान बनाती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं। तो उस कंपनी को कहते हैं चैरिटेबल कंपनी। ठीक है? इसी देशी कंपनी में एक कंपनी और होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसको हम कहते हैं विनियोग कंपनी। विनियोग कंपनी विनियोग का कार्य करती है, चाहे वो मुद्रा का हो, शेयर का हो या फिर डिबेंचर का हो, किसी का भी कार्य करती है। और अगर इन्वेस्टमेंट का कार्य करती है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं, विनियोग कंपनी कहते हैं। ठीक है? लेकिन इस विनियोग कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर, राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण की कंपनियों का हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहली कंपनी कौन सी थी? इंडियन कंपनी, जिसके अंतर्गत ये 4 प्रकार की कंपनियां आती हैं। फिर सेकंड आता है फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। तो हमको यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि विदेशी कंपनी हम किसे कहेंगे, या विदेशी कंपनी कौन सी कंपनी होती है। तो विदेशी कंपनी वो कंपनी है जिसका समामेलन, जिनका इनकॉर्पोरेशन
किसी अन्य देश, भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ रहता है और वो अपना व्यवसाय भारत में चलाती है, और ऐसी कंपनियों को रूल रेगुलेशन भारतीय कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करना होता है। अगर ऐसी कंपनी हमारे देश के किसी भी भूभाग में अपना व्यवसाय करती है तो समामेलन इन कॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र, कंपनी के हेड ऑफिस का नाम एंड एड्रेस, कंपनी की सीमा अंतर नियम, कंपनी की पार्षद अंतर नियम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार के पास 30 दिनों के अंदर जमा करने होते हैं। ये शर्त किसके लिए है? विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी के लिए। तो फॉरेन कंपनी हम उनको कह सकते हैं जिसका समामेलन भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में हुआ हो, वो भारत में विदेशी कंपनी या फॉरेन कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो आज आपने कंपनी लॉ के तहत काइंड्स ऑफ कंपनीज इसकी स्टडी, कितने प्रकार की कंपनी होती है? 6 प्रकार की कंपनियां होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन, फर्स्ट, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, थर्ड on the basis of number of members, 4 classification on the basis of control, number 5 classification on the basis of ownership, and number 6 classification on the basis of nationality। इतने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो ये था काइंड्स ऑफ कंपनीज। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।